हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान की इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई के हवाले से। ये लड़ाई क्या रंग इख्तियार करेगी और सबसे अहम बात ये कि मौलाना फजलुर रहमान के बयान के ऊपर किस किस्म का रद्द अमल आ रहा है, वो भी बड़ा अहम है। साथ ही साथ हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में मसालत की सूरत हाल पर, जिसमें एक अहम किरदार मौलाना फजलुर रहमान अदा कर रहे हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। नवाज शरीफ क्या आज़ाद कश्मीर जाएंगे, ये भी आपको बताएंगे। और फिर सबसे आखिर पर हम बात करेंगे जुडिशल कमीशन के हवाले से, जहाँ पर दो रिश्तेदार आमने सामने हैं, एक जज बनने के लिए और एक जज मुंतखब करने के लिए। आइए इन तमाम इशूज़ पर बात करते हैं। आसिफ, मौलाना फजलुर रहमान ने आज से कमोबेश 3 रोज़ पहले एक स्टेटमेंट कसूर में दी और मौलाना के जो बयान की जो बाज़गश्त है वो पूरे मुल्क में गूंज गई। बयान इतना, जिसे कहते हैं ना, काटदार था कि वफाकी वज़रा ने उनके ख़िलाफ़ बयानात दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। बहुत सारे वज़रा सामने आए जिन्होंने कहा कि मौलाना ने बड़ा गलत बयान दिया है। मौलाना का पहले बयान क्या था? पहले तो मौलाना ये है कि मौलाना ने इस्टेब्लिशमेंट का जो पॉलिटिकल रोल है उसको तनकीद का निशाना बनाया। फिर उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जी देखें, हमें कहा जाता है कि लश्कर बनाओ, लड़ाई के लिए लश्कर बनाओ। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, पर्टिकुलरली बलूचिस्तान में जो सूरत हाल चल रही है, तो जो अस्करियत पसंद है उनसे लड़ने के लिए लश्कर बनाए जाएँ। तो ये बातें। और फिर तीसरे नंबर पे उन्होंने शोहदा के वाले से भी बात की और उन्होंने कहा कि जी ये शहीद होना जो है ये तो आपका काम है, आप तनख्वाह लेते हैं इस बात की। अब ये जो सेंटेंस जो उन्होंने बोला, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है और तनकीद की गई है, हुकूमत की तरफ से भी तनकीद की गई है। एक साहब हैं, उन्होंने ये वकील हैं, इनका नाम है भिंडर साहब हैं, मंजूर कादर भिंडर, गुजरांवाला में होते हैं। इन्होंने फैसल जमील है, एडिशनल सेशन जज गुजरांवाला के, वहाँ पर 22A की एक एप्लीकेशन दी है मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़। और वो एप्लीकेशन क्या है? उन्होंने कहा कि जी मौलाना का जो बयान है वो शोहदा की बेतौकीरी की गई है। फिर दुनिया की सफ़े अव्वल की जो फ़ौज है उसके ख़िलाफ़ तकरीर की गई है, अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश की है। तो मंजूर कादर भिंडर साहब कहते हैं कि थाना जो सिविल लाइन्स है गुजरांवाला, उसमें मुकदमा दर्ज किया जाए। और इसी दरख्वास्त में उन्होंने कहा कि जी मौलाना फजलुर रहमान की जो तकरीर है वो सारे मीडिया पर दिखाई गई, सारे मीडिया चैनल्स पर दिखाई गई और करोड़ों लोगों की दिल आज़ारी हुई। तो ये मंजूर कादर भिंडर जो हैं, इन्होंने उनके ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दे दी है। और भी वैसे कुछ ख़बरें आ रही हैं कि मुख्तलिफ़ लोगों ने मौलाना के ख़िलाफ़ बयानात दिए हैं या मुकदमात दर्ज करने की दरख्वास्तें दी हैं। किसी ने ये भी कह दिया कि कसूर में पर्चा हो गया है, जो कि दुरुस्त नहीं है। अच्छा, अब मैंने गुजरांवाला में पता किया कि ये वकील साहब कौन है, तो पता ये चला कि ये जो पार कॉरिडोर्स हैं हमारे इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं। गुजरांवाला में जो भी मुकामी लोग होंगे उनके करीब होंगे। तो आसिफ, ये तो एक है मंजरनामा कि मौलाना फजलुर रहमान की स्टेटमेंट आई और उसके बाद क्या हुआ। दो बातें बड़ी अहम हैं इसमें कि मौलाना मजहबी सियासी जमातों के सुरखेल हैं और इसमें कोई शक नहीं कि मजहबी सियासत के हवाले से और अपोजिशन के हवाले से वो सबसे बड़ा नाम है। उनकी जमात पॉपुलर इलेक्टोरल हवाले से पॉपुलर तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में है, लेकिन वो पंजाब में बहुत जाने माने जाते हैं, सिंध में उनकी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है। तो चारों सूबों में, इवन आज़ाद कश्मीर में भी उनकी बड़ी फॉलोइंग है। और मौलाना की जो सियासत है वो आज की सियासत नहीं। आपको याद होगा जब जनरल मुशर्रफ आए थे, उससे पहले बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ इन्होंने काम किया हुआ है। 90 की दहाई में नवाज शरीफ साहब के साथ काम किया हुआ है। और जब जनरल मुशर्रफ आए थे तो MMA बनी थी और MMA के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल थे। और याद हो आपको कि मौलाना ने जब MMA बनी थी तो MMA ने ही जो जनरल मुशर्रफ का LFO था वो मंजूर करवाने में एक किरदार अदा किया था। जी जी। और मौलाना पे इस पर बड़ी तनकीद होती थी कि जी आपने तो जनरल मुशर्रफ को, फौजी वाले सदर को आपने रास्ता दिया। यहाँ एजाज़ मैं भी एक दो बातें ऐड कर दूँ। देखिए, मौलाना का
मौलाना जमीयत उलमाए हिंद के पाकिस्तान में अमीन हैं, जो जमीयत उलमाए पाकिस्तान बन गई क़याम पाकिस्तान के बाद। लेकिन मौलाना के क्रेडिट पे ना दो चीज़ें, एक तो ये कि देखिए मौलाना ने कभी भी प्राइवेट जहाद में अपने मदरसे के बच्चों को नहीं भेजा, कोई शक ही नहीं। हालांकि ताकतवर हलकों के क्लोज होने के लिए बड़ा आसान फार्मूला ये समझा जाता था, और मजहबी हमारे तबके ने जो गरीब के बच्चे मदरसे आए होते थे उनको बड़ी तादाद में प्राइवेट जहाद में शहीद करवाया। दूसरा, मौलाना ने कभी सेक्टेरियन वायलेंस में अपने बच्चे नहीं भेजे, तो मौलाना ने उन बच्चों का भी दिफा किया जिनका कोई पीछे नहीं आता। ये वही बच्चे होते हैं बेचारे जिनके वालिदैन या तो उन्हें पालने की सलाहियत नहीं रखते या यतीम बच्चे होते हैं, और इनको बुरी तरह से प्राइवेट जहाद में झोंका गया, सेक्टेरियन वायलेंस में झोंका गया। ये बात अलबत्ता बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जिस तरह MMA बनी, मौलाना हमेशा थोड़ी नशिस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा पावर और इक़्तिदार ग्रैस्प करते हैं। उस MMA के ताद में भी देखें अपोजिशन लीडर यहाँ पे ख़ुद मौलाना थे, और JUI में जहाँ पे हुकूमत बनी सूबे में MMA की, वहाँ पे मौलाना की जमात के ही दुरानी साहब जो थे चीफ मिनिस्टर थे। तो और मौलाना ने बड़ी महारत से किसी को नाराज़ भी नहीं किया और LFM में वोट डाल दिया। उस वक्त ये पॉलिसी बनी कि जिसने वोट देना है वो डाल दे, और जिसने नहीं देना बाकी लोग एतराज़ नहीं करेंगे कि कहीं ये ताद ना टूट जाए। तो मौलाना थोड़ी नशिस्तों के साथ ज़्यादा पावर ग्रैस्प करने के लिए और किसी भी अहम कौमी मामले में अपनी जो इनकी एक शनाख्त बनाना, अहमियत बनाना, उसके लिए ये गुरु उसके माने जाते हैं। लेकिन एजाज़ ये भी बात रिकॉर्ड की है कि ये कभी कच्ची जगह पैर नहीं रखते। अभी इतना सख्त बयान इस तरह के माहौल में इन्होंने आखिर दिया है, तो वजह क्या बनी? आसिफ, वजह इसकी जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि जो साल 2022 में जब इमरान ख़ान को निकाला गया, तो इमरान ख़ान को निकालने में मरकज़ी किरदार जो है मौलाना फजल रहमान की का भी एक मरकज़ी किरदार था। आपको पता है PDM थी मेरे ख्याल में। जी, तो वो उसमें मरकज़ी किरदार था मौलाना का। अब मौलाना का जब मरकज़ी किरदार था, तो जब इलेक्शन हुए 2024 में, उसमें मौलाना की जो बेटे हैं वो इलेक्शन नहीं जीत सके। इनके फैमिली के जो इनके भाई वगैरह हैं और इनके बाज़ लोग, और मौलाना ये कहते रहे कि ये मेरे साथ धांधली की गई है। मौलाना को एतराज़ क्या है? देखिए, जो PDM जिसने नो डाउट के इस्टेब्लिशमेंट का भी एट दैट टाइम एक रोल था, PDM ने एक किरदार अदा किया था, और PDM में बाकी दो शराकतदार कौन थे? एक मियाँ नवाज शरीफ थे। मौलाना देखते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ की बेटी जो है वो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब हैं, और भाई जो हैं वो वज़ीर आज़म हैं। फिर दूसरे कौन थे? आसफ़ अली ज़रदारी। आसफ़ ज़रदारी ख़ुद जो हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, और उनके जो बेटे हैं वो मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं पार्टी के चेयरमैन की हैसियत से, और सिंध की हुकूमत भी उनके पास है। तो मौलाना साहब के पास क्या आया? यानी कि मौलाना साहब के अपने बेटे असद महमूद तो ज़ाहिर इलेक्शन नहीं जीते। 16 माह की हुकूमत में तो मतलब वो वज़ीर ख़ारजा भी रहे ना, आसिफ ज़रदारी, बिलावल और असद महमूद भी तो वज़ीर रहे ना उसमें। लेकिन ये तो बाद की डिस्पेंसेशन की बात हो रही है। लेकिन जो एक वादा था ना उस वक्त वादा ये था मौलाना से कि जब भी हम इत्तेहाद में आएंगे अपोजिशन जमातें, तो हमारे सदर के कैंडिडेट आप होंगे जी। तो एक तो वो वादा वफा नहीं हुआ। दूसरा, मौलाना का ये भी एक एतराज़ है कि इलेक्शन में मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। मेरे जलसों में, जुलूसों में, रैलियों में खुदकुश हमले हुए, और उसकी वजह से मैं अपनी कैंपेन भी नहीं चला सका, और लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की वजह से हमें कट टू साइज़ किया गया। आसिफ, एक उनका मौलाना का एतराज़ बिल्कुल है, और मौलाना ये देखते हैं कि अगर 2024 के इंतखाबात जिनके ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं, अगर बाकी सारे जीत सकते थे तो उनकी फैमिली के मेंबर क्यों नहीं जीत सकते थे? भाई अगर तो फॉर्म 47 पे ही जीतना था तो फिर तो किसी को भी जिताया लेकिन मौलाना तो ये सोचेंगे ना कि अगर बाकी आ गए तो वो तो ये कहेंगे ना कि जी मुझे टारगेट किया गया है, कि अगर निकाला गया था उनको तो तीसरे पार्टनर, अहम पार्टनर तो ये थे। अब आसिफ, एक और जो बात है ना कि मौलाना ने जो खिताब किया है उसमें एक बहुत बड़ी हकीकत है कि मौलाना ने ये खिताब किया है पंजाब में। ये खिताब उन्होंने बलूचिस्तान में किया होता तो इस तरह का रिएक्शन ना आता। ये खिताब उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में पश्तो में किया होता तो इस तरह का रिएक्शन ना आता। ये पंजाब में किया है। अब पंजाब में जो सूरत हाल है, गवर्नमेंट को इतनी पॉपुलर तो नहीं है कि अगर कहें कि बड़ी को पॉपुलर है, वो भी नहीं है। अब ये मसला आ रहा है कि इन्होंने पंजाब में खिताब किया और बड़ी सख्त बातें की हैं। और हकीकत ये है कि देखिए इस वक्त PTI तो तितर बितर कर दी गई है। जो अपोजिशन की तमाम नज़रें हैं या उम्मीदें हैं वो मौलाना फजल रहमान है,
और मौलाना फजल रहमान के पास इस बात का मलका मौजूद है उनके पास कि वो लोग इकट्ठे कर सकते हैं, उनके अपने मदारस के जो तलबा हैं वो उनको इकट्ठा करके ला सकते हैं। और आपको याद हो 2019 के एंड पे जब विंटर था, जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का लॉ पास होना था, उससे पहले मौलाना एक इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक एहतजाज लेकर इधर इस्लामाबाद आए थे, यहाँ पर आके वो बैठे रहे थे। कराची कंपनी पेशावर मोड़ बैठे जी, थे, पेशावर रोड मोड़ और बैठे एजाज थे। मैं इसमें छोटी सी एक बात ऐड करूं कि मौलाना के पास वो वाली भी मजहबी सियासी कुव्वत है जो जिसको पथराव होता है तो वापस पथराव करते हैं, वो शेल मारा जाए तो वापस फेंकते हैं, और निडर किस्म के बंदे हैं, ऑर्गेनाइज किस्म के बंदे हैं। जो हमने यहाँ पीली यूनिफॉर्म वाला इनका एक जो जत्था देखा, तो उस वक्त भी एक खबर आई थी कि मौलाना के खिलाफ नैब में मुकदमा हो गया। तो मुझे याद है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मैंने कहा मौलाना पर्चा हो गया, कहते जी मैं भी इंतज़ार ही कर रहा हूँ, ये जब पर्चा होगा तो हम देखेंगे और हम बताएंगे फिर अपनी ताकत। तो और एट दैट टाइम जब मौलाना इधर थे, आपको याद है मौलाना की उस वक्त भी जनरल बाजवा से मुलाकात हुई थी, जनरल फैज़ हमीद से मुलाकात हुई थी, यानी कि स्टेज के ऊपर वो इमरान खान के ख़िलाफ़ खुल के बातें कर रहे थे, हुकूमत के ख़िलाफ़ बातें कर रहे थे। और उस वक्त बहुत सारे लोग ये कहते थे कि मौलाना इस ख़ास मौके पर इसलिए आए हैं कि मौलाना शायद वो जो एक्सटेंशन है उसके लिए कोई उसको रोकना चाहते हैं। एट दैट टाइम ये बातें हो रही थी, और ये वही मुकाम है, ये वही वक्त है जब शहबाज शरीफ जो आज वज़ीर आज़म है, उन्होंने जाके तकरीर की थी इसी जलसे से, इसी एहतजाज से, और उन्होंने कहा था मुझे वज़ीर आज़म बनाया जाए। तो अब वक्त आ गया कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं लेकिन मौलाना साहब तो उधर ही हैं। तो मौलाना ने अपोजिशन का जो आसिफ है वैक्यूम है वो फिल करने की पूरी उनके पास सलाहियत है। मौलाना आपको याद हो कि जब 27वीं आईनी तरमीम पास करनी थी तो उस वक्त मोहसिन नकवी इनके पास जाते थे, सदर जरदारी इनके पास जाते थे, और बिलावल जाते थे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इनके पास जाते थे। तो अभी मौलाना साहब नाराज़ हैं क्योंकि जो बातें आ रही हैं सामने वो लगता ही है कि किसी ने मौलाना साहब के साथ रवैया अच्छा नहीं रखा, और वो रवैया ना अच्छा रखने की वजह से मौलाना नाराज़ हैं। और बाकी पॉलिटिकल सिचुएशन भी वो देख रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि लोगों में बहुत सारा गुस्सा है, और उस गुस्से को वो कैपिटलाइज भी कर रहे हैं। मौलाना को देखो ना, उनको जो हीट है ना कि लोग कितने गुस्से में, मौलाना साहब को महसूस हो रही है। और लेकिन मौलाना साहब बड़े, जिसे कहते हैं ना, समझदार सियासतदान है, इन्हें पता है कितनी परवाज़ ऊपर लेके जानी है और कहाँ से अपना परवाज़ जो है कहाँ से उसे वापस बैलेंस करना है। अच्छा, तो मैं मौलाना साहब को समझता हूँ कि बड़े समझदार सियासतदान है, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो उन्होंने शोदा के वाले से बयान दिया ना, जिसके ऊपर बहुत सारे तनकीद कर रहे हैं, अब बहुत सारे लोग जो अकाउंट्स हैं उनमें कहा जा रहा है कि जी शोदा की तौहीन की गई। और ज़ाहिर है देखें, हमारी सरहदों के ऊपर जितने भी लोग तैनात हैं वो जान तो देते हैं ना, वो शहीद तो मुल्क के लिए होते हैं। तो ये जब बात हुई तो इसको बहुत सारे लोग ज़ाहिर है अब इशू भी बना रहे हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना साहब का मतमा नज़र ये होगा, लेकिन एक बात निकली तो एतराज़ तो किसी और बात पे था, लेकिन वजह ये बन गई है जिसके ऊपर मौलाना को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। एजाज़, मैंने तो हमेशा ये देखा है कि मौलाना बड़ा कैलकुलेटेड बयान देते हैं, और अभी जब उन्होंने ये बात की है तो मेरी ये इतला है कि एक सीनियर सियासतदान जो हैं उनके साथ मौलाना के क्लोज़ कंटेक्ट के बाद मौलाना ने ये बयान दिया है, जिसमें पूरी सियासी जो मंजरनामा है उसमें एक तलातुम की सूरत हाल पैदा हुई। हम इस बात से इत्तफाक नहीं कर सकते कि किसी भी इदारे का, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो आर्मी है, चाहे वो कोई लॉ इन्फोर्सिंग का इदारा है, वो शहीद होते हैं तो तनख्वाह देखें, ये एक जज्बे के तहत लोग इसमें काम करते हैं, ठीक है। बाकी मौलाना अगर तनकीद करते हैं फ़ौज के सियासी किरदार पे तो बिल्कुल उस पर बात हो सकती है, मार्शल लॉ लगते रहे हैं, असम्बलियाँ तोड़ी जाती रही हैं, और सियासत में रोल प्ले करती रही है, और विजिबल है, इस पर किताबें भी लिखी गई हैं। मौलाना ने अगर कह दिया तो कौन सा जुल्म हो गया, और दीवार पे लिखे और तो कैसे आप इग्नोर कर सकते, और इसको कोई जुटला नहीं सकता। लेकिन मेरी ये मालूमात हैं कि सियासी मंजरनामा जो है ये उसकी तब्दीली का पेश खैमा है, और बात यहाँ रुकेगी नहीं, बात आगे चलेगी। और जब बात वो कहते हैं ना कि एक बारी जदू चल पैंदी है तो फिर रुकदी नहीं, एक बारी जदू शुरू हो जावे एवें फिर गल रुकदी नहीं, तो एवें फिर गल मुकनी भी। अच्छा, इसमें ना एक और काम भी हुआ है, आपको पता है ना, एक किरदार है फ़रख खोखर, ताजी खोखर के बेटे
पिंडी में डॉन के तौर पे जाने जाते रहे हैं। जी जी, उनका सियासी बैकग्राउंड भी था। नवाज़ खोखर साहब जो हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में किसी ज़माने में थे, डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली रहे हैं, ये उनके सगे भतीजे हैं। और जब तक वो ज़िंदा थे, इनके वालिद ज़िंदा थे, इनको वो बड़ा उन्होंने प्रोटेक्ट भी किया। लेकिन ये क्योंकि अपने वालिद के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, ताजी खोखर जो थे, अब आगे फ़र्रुख खोखर, उनकी लेगेसी शायद लेके चलना चाह रहे हैं। तो इनका एक कत्ल के मुकदमे में नाम था और पूरी बरादरी जो है, सती बरादरी, उसने इनके ख़िलाफ़ ये मुकदमा लड़ा, क्योंकि एक नौजवान माजिद जो है वो कत्ल हुआ था, उसमें इनको सज़ा हुई। लेकिन जो दिलचस्प बात आप करना चाह रहे हैं कि ये फ़र्रुख खोखर जब पंजाब में CCD की कार्रवाइयाँ शुरू हुई तो इन्होंने सियासी जो कैप पहनी वो JUIF की पहनी थी, और मौलाना ने वहाँ जाके एक जलसा भी किया था इनके पास। लेकिन जो ज़ाहिर है अदालती निज़ाम होता है वो तो अपना रास्ता लेता है, और फ़िलहाल उन्हें मेरा ख्याल है उम्र कैद की सज़ा हुई है, या 10 साल हुई है। आसिफ उम्र कैद है। अफशां एजाज सूफ़ी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, उन्होंने ये सज़ा सुनाई है। और ये जो माजिद सत्ती हैं, इनको 22 अगस्त 2022 को कत्ल किया गया था, और ये किसी ज़माने में फ़र्रुख खोखर के बड़े करीबी दोस्त थे। फिर दोनों में इख्तलाफ हो गया, फिर ज़मीनों की मामलात थे, उसमें ये जो माजिद सत्ती हैं कत्ल हो गए। फिर 2 शूटर जिन्होंने माजिद सत्ती को कत्ल किया था, उन्होंने बयान दिया कि जी हमें जो फ़र्रुख खोखर है उन्होंने कहा था। तो अब इत्तफाक ऐसा हुआ कि ये एक सीक्वेंस अलग से चलता आ रहा था, अदालती कार्रवाई अलग से चल रही थी, और अदालत ने सज़ा दे दी। तो वो भी इस सारे केस में चला गया, क्योंकि फ़र्रुख खोखर जो हैं ये इस सारे मामले में इसलिए अहम थे क्योंकि JUIF से उनका ताल्लुक था। बाय द वे फ़र्रुख खोखर कुछ अर्सा से रूपोश थे। मेरी टेलीफोन पे भी इनसे एक दफ़ा बात हुई, तो ये कह रहे थे जी मुझे बड़ा ख़तरा है। मुझे नहीं समझ में आ रही थी कि क्यों ख़तरा है इनको। इन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया था, तो मैं उस वाले से इनसे बात करना चाह रहा था एट दैट टाइम। तो ये सूरत हाल है। लेकिन आसिफ, इस सारे मामले से एक चीज़ और भी जुड़ी हुई है, और वो आपको पता है क्या है? कश्मीर। बिल्कुल बिल्कुल। मौलाना फजल रहमान ने एक स्टेटमेंट दी, अपील की कि जो एहतजाज किया जा रहा है वो लोग 15 तारीख को अपना अगला जो लाया अमल है वो ना करें, क्योंकि उन्होंने अनाउंस कर रखा था कि जी हम मुजफ्फराबाद जाएंगे। तो मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मेरी बात हुई है, बिलावल भुट्टो से भी मेरी बात हुई है, वो भी कोशिश कर रहे हैं। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जी एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन होना चाहिए कश्मीर के वाले से। और फिर उन्होंने एट द सेम टाइम ये भी कहा है कि हम अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि चाहे वो बात मुल्क के अंदर से कही जाए या बाहर से कही जाए, यानी कि वो किसको कह रहे हैं मुल्क से अंदर, इशारतन तो मौलाना फजल रहमान ही है ना, इन्होंने भी बात की है। और बैरून मुल्क जो कश्मीर के हवाले से जो एहतजाज हो रहे हैं बरतानिया में, अमेरिका में, उसके हवाले से भी। और एट द सेम टाइम इन्होंने कहा कि जी एहतजाज जो है, कल रात को भी इन्होंने अपने पार्टी के कुछ अहदेदारों से बात की थी। उन्होंने कहा जी जो इंतहा पसंदाना रवैये से जो है ना मसाइल हल नहीं हो सकते, हकूक़ हासिल नहीं हो सकते। तो बिलावल ने जो एक अहम बात ये की, उन्होंने कहा कि जी मैंने जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार, उनसे भी बात की थी, किसके वाले से, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के वाले से, कि चीज़ें आज़ाद कश्मीर में ठीक करें, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में अगर चीज़ें ठीक नहीं होंगी तो ये पाकिस्तान के लिए ठीक बात नहीं है। तो बिलावल ने भी एक कोशिश का आगाज़ किया हुआ है, और मौलाना फजल रहमान भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान अगर देखा जाए, ज़्यादातर जो लोग हैं, क्योंकि मौलाना फजल रहमान ने अपोजिशन का एक जो जिसे कहते हैं ना गैप है उसको फिल किया है, तो लोग मौलाना फजल रहमान की तरफ ज़्यादा देखते हैं। बिलावल ज़ाहिर है पार्टली वो गवर्नमेंट में भी है और कोशिश तो अपनी तरफ से वो कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी भी है ना, और आज़ाद कश्मीर के लोगों को बिलावल भुट्टो साहब से और उनकी जमात से ये गिला है कि उनकी जमात के दौर में इस जो कमेटी है उसको दहशतगर्द करार दिया गया। तो खैर वो जिसने भी दहशतगर्द करार दिया वो आपको और मुझे पता है, लेकिन असल मामला ये है कि आज़ाद कश्मीर में हालात आसिफ ठीक नहीं है, वहाँ पर खून गिर रहा है। वो मुजाहिरीन का खून गिरे या पुलिस वालों का या फोर्सेस का खून गिरे, वो पाकिस्तान का ही खून है, और जब तक वहाँ पर अमन नहीं होगा ये मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। और ये हम पूरी दुनिया में
मजाक बनाएंगे अपना अगर यहाँ पर हालात ठीक नहीं करते। तो ये जो मुजाहिरीन हैं इनसे बात करने की ज़रूरत है और उन्हें राज़ी करने की ज़रूरत है। बिलावल उधर मौजूद हैं, अच्छी बात है, वहाँ पर चले जाएं। आइडियल बात तो ये थी कि नवाज शरीफ जाते, नवाज शरीफ कहते हैं कि मैं कश्मीरी भी हूँ, मियाँ साहब चले जाते, वो नहीं गए, वो नज़र नहीं आ रहे। हालांकि पार्टी की टिकटें देते हुए हमें मियाँ साहब नज़र आए हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन बिलावल चले जाएं, उनसे बात करें। बिलावल ने वैसे इस ख्वाहिश का इज़हार किया है कि वो रावला कोर्ट में जाना चाहेंगे, एहतजाज वाली जगह पे नहीं। वो कहते हैं जी मुझे कोई भी मेरा कारकुन रावला कोर्ट में, पुंछ में, अपने घर चाय पे ही बुला ले, मैं जाऊँगा। तो वर्कर नहीं बुला रहे, पता नहीं अभी। तो वहाँ पे बिलावल ने वैसे वहाँ पे डेरे डाल दिए, जो कि बड़ी अच्छी बात है कि अपनी पार्टी के एतबार से ना मियाँ नवाज शरीफ भी जा रहे हैं 19 से। अच्छा, और फिर वो जलसे भी बड़े करेंगे, मुजफ्फराबाद में भी कर रहे हैं, रावला कोट का भी सुना है वहाँ भी कर रहे हैं। अच्छा, इलेक्शन की वजह से सारे मरकजी लीडर जाएंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें चाहिए था कि इनसे खुद बात करते, इन लोगों को राजी करते। एजाज पता नहीं वो जाएंगे भी तो क्या बात करेंगे। जो तकरीर उन्होंने जीबी में की थी वो तो हुक्मरान जमात के सदर की तकरीर तो नहीं थी, वो तो किसी रूठे हुए शख्स की तकरीर थी कि आपने मुझे जेल जाने दिया तो उस वक्त आप निकले नहीं। तो यानी वो एक गिला दे रहे थे कि आज जो कुछ हो रहा है आपके साथ तो उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, आप खुद जिम्मेदार हैं। मुझे तो यूँ लगा। आई डोंट नो कश्मीर में क्या बात करेंगे, लेट्स सी। लेकिन कश्मीर में ना आसिफ ज़्यादातर लोगों की जो तवक्कुआत हैं वो मौलाना फजल रहमान से, कश्मीर की मैं आपको बताऊँ, ये मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा है जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि सियासी पेशबंदी हो रही है, मुझे लग रहा है कि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो दिन ब दिन ज़्यादा अहमियत इख्तियार करेंगे। उनका वेट जो है उसमें इजाफ़ा हुआ है और ये जो तनाज़ा है उसको पीटीआई भी अपने हक़ में इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी, क्योंकि पीटीआई भी मौलाना फजल रहमान को सपोर्ट कर रही है। उनके सोशल मीडिया पीटीआई का वो सारा सपोर्ट कर रहा है। एक दो बंदे हैं जो उनको तनकीद कर रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा ये दिलचस्प है। क्या ये जो लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट की और मौलाना फजल रहमान की ये वाकई कोई सीरियस टर्न लेगी? मुझे टर्न लेती हुई नज़र नहीं आ रही। एजाज इसमें दो चीज़ें और भी अहम हैं। आप देखें पीटीआई दोबारा स्टैंडिंग कमेटियों की जो चेयरमैनशिप और मेंबरशिप इन्होंने छोड़ी थी उसमें वो उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि वापस जा रहे हैं। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है पार्लिमानी हिसाब से। और आपको पता है स्पीकर ने किसी चेयरमैन का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया था। तो अगर ये वापस जाते हैं तो ये अपने ओहदों पे वापस चले जाएंगे। तो ये सियासी तौर पे एक बहुत बड़ी पीटीआई की कामयाबी होगी कि जो स्पेस उन्होंने एक गलत डिसीजन की वजह से छोड़ी थी वापस ले लेंगे। दूसरा, अब अहम सवाल ये पैदा हो गया कि पीडीएम ने तो मौलाना से वादा पूरा नहीं किया सदर बनाने का। अब अगर मौलाना एक्टिव हुए हैं तो आप देखें कि इस वक्त अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई वही शख्सियत हैं जिनके बारे में इमरान खान सर पे दुपट्टा लेके मजाक उड़ाते थे, और मौलाना जो हैं जिनके बारे में पार्लिमानी पार्टी पीटीआई की बहुत अच्छी राय रखती है कि इन्होंने आईनी तरमीम में भी बड़ा साथ दिया और एकदम जो पहला ड्राफ्ट था उसको रोका और सारी चीज़ें। तो मौलाना जो हैं एक बार फिर अपोजिशन को बड़े महबूब होने जा रहे हैं। तो क्या अगर हालात पलटा खाते हैं तो क्या मौलाना के साथ महमूद खान अचकज़ई के साथ जो आज वादे हो रहे होंगे क्या वो पूरे होंगे? ये भी अब देखना है हमने। बिल्कुल देखना है। और मौलाना साहब, आपको याद है मुशर्रफ के ख़िलाफ़ भी जब बयानबाजी का आगाज़ हुआ था तो मौलाना साहब भी आगे थे सबसे पहले। जी हाँ। तो मौलाना साहब ऐसा नहीं होता कि किसी से राब्ते में ना हो, वो किसी न किसी से राब्ते में होते हैं, राब्ते में भी हैं। और मेरा ख्याल है सियासी जमातों के अंदर भी कोई शायद जो है ना पॉलिसी के हवाले से लेके कुछ पेशरफ ज़रूर हुई है। लेकिन आसिफ, आपके पास भी एक ख़बर है और वो हमारी जुडिशरी के हवाले से खबर। जी एजाज़, खबर ये है कि आपको याद होगा कि हमने जो आईनी तरमीम की थी, दो बातें क्या क्या की थी कि अदालतों में बड़ी पेंडेंसी है जी, और दूसरा ये कि जजिस का तकर्री का तरीक़ाकार ठीक नहीं है जी, ये जज खुद ही बैठ के जज लगा देते हैं जी, इसको चेंज करना। तो एजाज़, आपको याद होगा कि एक जो है स्वाबदीदी इख्तियार दिया गया था स्पीकर नेशनल असम्बली को कि वो किसी भी बंदे को जो है वो नॉमिनेट करें जुडिशल कमीशन के मेंबर के तौर पे। तो उन्होंने स्पीकर जो है हमारे अयाज सादिक, उन्होंने एक बड़े ज़बरदस्त लॉ नोइंग आदमी हैं सरूप इजाज़ साहब, ठीक, बड़ी लॉ की अंडरस्टैंडिंग है, ह्यूमन राइट्स के लिए बड़ा काम किया हुआ है इन्होंने, इनका बड़ा नाम बोलता है। इनको उन्होंने कमीशन का मेंबर बना दिया, जो जुडिशल कमीशन है, जो जजिस के तकर्रुर का जो है एक फोरम है। अब दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा होती है इजाज़, जब
इन्हीं मेंबर साहब के छोटे भाई दानियाल इजाज़ एडवोकेट जो हैं, उनको अब जुडिशल कमीशन जो है वो जज के लिए जो है इंटरव्यू करेगा आने वाले हफ्ते में। और दिलचस्प सूरत हाल ये होगी कि जज देने वाले जो एक भाई हैं, दूसरी तरफ जज लेने इंटरव्यू लेने वाले जो होंगे वो उनके बड़े भाई सामने बैठे हुए होंगे। तो इसके ऊपर वकला बरादरी को के अंदर इसके ऊपर बड़ी तशवीश है कि पहले आप कहते थे कि लॉ फर्म्स जो हैं वो वहाँ से जज आ रहे हैं, फिर आप कहते थे जजेस अपने रिश्तेदारों को ला रहे हैं, अब आप जुडिशल कमीशन के मेंबर बाय चॉइस वो दे रहे हैं। एक तो देखें इकबाल आज़ाद हैं, जैसे अटॉर्नी जनरल या वज़ीर कानून या चीफ जस्टिस या सीनियरिटी के हिसाब से 2-2, 3-3 जजेस, चलें वो तो समझ आती है, वो तो किसी क्राइटेरिया के तहत है, आज कोई एक वो सौदे पे है तो कल कोई दूसरा होगा। लेकिन ये स्वाबदीद थी स्पीकर नेशनल असम्बली की कि एक मेंबर वो देंगे, और उन्होंने जो मेंबर दिए वो उनके बारे में हम बात करें कि बड़े अपराइट हैं और बड़े, लेकिन एजाज़ ये तो एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि हम अपने किसी फैमिली मेंबर का इंटरव्यू करें। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि इंसाफ का पल्ला झुकेगा या नहीं, लेकिन ये तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इन दोनों भाइयों में से किसी एक को रिफ्यूज़ कर देना चाहिए था कम अज़ कम। मेरा ख्याल है दानियाल इजाज़ साहब का अगर इंटरव्यू है तो वो तो रिफ्यूज़ करेंगे तो आउट हो जाएंगे। ज़्यादा बेहतर होता सरूप इजाज़ साहब कहते कि अपने भाई की भी दफ़ा मैं नहीं बैठूंगा, क्योंकि आप तो देखें वहाँ एक एक वोट बड़ा काउंट कर रहा होता है। ठीक है, मेरे ख्याल में शायद कह अच्छा, मुझे तो जो बताया गया, मुझे ये भी बताया गया है कि एक कमिटमेंट ये हुई थी कि 45 साल से कम लोगों के नाम अंडर कंसिडरेशन नहीं आएंगे। लॉ में 40 साल है, लेकिन एक आपस में एक तय किया गया था क्राइटेरिया। लेकिन दानियाल इजाज़ साहब जो हैं वो 45 साल से भी कम है। अच्छा, ठीक है, तो अब अगर इस ये तो वायलेशन नहीं हो गई, फिर देखें आपकी उस कमिटमेंट की भी वायलेशन है, फिर इंटरव्यू लेने में भी फैमिली मेम्बर्स बैठे हैं, तो ये जो है ये तरीक़ाकार जो है, अगर आपने ये करना था तो फिर पिछले तरीक़ाकार के तहत ही जजेस अपॉइंट होने देते रहते आप। हमने तो एजाज़ हमेशा इस प्रोग्राम में ये बात की कि पाकिस्तान में जजेस के तकर्रर का तरीक़ाकार इतना वेग है, इतना फ़र्क है कि कोई इंसान अप्लाई नहीं कर सकता उसमें। ये इनिशिएट होता है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ज़हन में आपका नाम आए। अगर सूबे में लगना है हाई कोर्ट में तो वहाँ के चीफ जस्टिस के ज़हन में आपका नाम आए। हमारी तो ख्वाहिश थी कि अल्लाह करता कि कहीं पे कोई गरीब का बच्चा भी दरख्वास्त दे सकता, उसकी काबिलियत, उसकी इल्मियत, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो एक्सपर्टीज़ हैं, उन्हें जांचा जाता किसी फोरम पे। तो ये तो अभी भी एक आला सतही फोरम है जहाँ पे कुछ ज़हनों के अंदर नाम आते हैं और उन नामों को ट्राई किया जाता है। लेकिन उसके अंदर भी आप देख लें कि अगर अपने ही रिश्तेदार दोनों तरफ बैठे होंगे तो आपकी फिर ये तरामीम जो है ना उन मकासद के लिए तो बिल्कुल नहीं थी जो आपने कौम को बताए। और अगर पहले जजेस के रिश्तेदार आ रहे थे तो आप जुडिशल काउंसिल के मेंबर्स के रिश्तेदार आएंगे, और ये कोई चेंज नहीं है जो आपने कौम को बताया था। ये अगेन साबित करता है कि जो निज़ाम अभी लाया गया है उसके अंदर भी ख़राबियाँ हैं, और जो एक मयारी तरीक़ाकार होना चाहिए जो जुडिशरी के तकर्रर का, वो अभी भी पाकिस्तान में अडॉप्ट नहीं किया जा रहा। एक आखिरी बात इसके ऊपर मैं ये करना चाहूँगा एजाज़, देखें सुप्रीम कोर्ट दुनिया के बहुत सारे ममालिक में एपलेट फोरम नहीं है। ठीक है, वहाँ पे अपीलें जो हैं सिर्फ हाई कोर्ट्स तक सुनी जाती हैं, उसके बाद अपील ख़त्म हो जाती है, अपील का राइट। जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, जिस तरह अभी हमने 2 बनाई हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वहाँ वो अब एपलेट फोरम है, और कॉन्स्टिट्यूशनल जो सुप्रीम कोर्ट है वो है आइनी मुकदमात सुनने का इदारा। तो जो अमेरिका की 9 रुकनी सुप्रीम कोर्ट है उसमें बेंचेस नहीं बनते। उसके सामने जब कोई दरख्वास्त आती है तो 9 के 9 जज बैठते हैं। एक तो उसमें जो इंसाफ का कत्ल जजेस की मतलब जो बेंच के क़याम में होता है वो नहीं होता, सारे जज इकट्ठे बैठते हैं। फिर उन्होंने मैं एक बात इसलिए कर रहा हूँ कि हम इससे सीख सकते हैं कि उन्होंने उसमें फिर सीट्स रखी हैं, एकेडमिया की भी रखी हैं, वकला की भी रखी हैं, अदर दैन वकला आइनी माहिरीन की रखी हैं, और एक बुके बनाया है उन्होंने, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को। और उसमें जो दरख्वास्त आती है सारे जजेस बैठते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, लेकिन वोट उनका भी एक ही है जिस तरह पाकिस्तान में होता है, और कोई बेंच नहीं कि ये 2 जज जो हैं फ़लाँ सुनेंगे। जिस तरह बंदयाल साहब बार बार 2 जज अपने साथ बिठा के फ़ैसले करते थे, काजी साहब 2 जज अपने साथ बिठा के फ़ैसले करते थे। ये मजाक भी शायद बंद हो सके अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को हम एक बेंच बना दें और वो जब भी बैठे जितने जजेस पे भी मुश्तमिल हो
कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके 17 जज हों या 25 हों, वो 5 हों, 7 हों, 10 हों, वो बैठें, उसको सुने, फैसला कर। बिल्कुल सही, तो यही है। आज तो यही था। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अगर कोई मालूमात हो तो talkshock777@gmail.com पे शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।